हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। होम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये देखिए हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, आपको ये देखना है इसमें कि हम आपको जो जो बताएंगे आपको वही चीज़ें आपको क्लियरली देखनी है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य का महत्व निरूपित करते हुए कहा है कि देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इस पैराग्राफ में जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो, ठीक है, क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो हमने आपको बता दी। ये कैसा आएगा कि हिंदी पद्य साहित्य में सबसे प्रमुख कवि कौन से थे, या इनका इस संस्थापक या आरंभक कौन थे, ये चीज़ें आती। तो आपको सिर्फ रामचंद्र शुक्ल जी आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आपको क्या रहेगी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट भी है। आचार्य रामचंद्र जी का सबसे बड़ा महत्व है इस चीज़ में, हिंदी पद्य साहित्य में। ठीक है, अब आपको ये वाले पैराग्राफ में क्या देखनी है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रयास गारसा द तासी ने किया था। और गारसा जो तासी जो थे, इन्होंने क्या किया था, हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा था, या भागों में बांटा था, या भागों में विभाजित किया था, या डिवाइड किया था, कुछ भी समझ लें आप लोग। तो ये था। तो आपको इस वाले पैराग्राफ से सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखना है, और इस वाले पैराग्राफ से आपको गारसा द तासी और 4 कालों में डिवाइड किया, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आपको जो जो मेन पॉइंट होगा हम आपको बताते जा रहे हैं, सिर्फ आपको वही चीज़ याद रखनी है। अब ये क्या था कि इनको 4 भागों में डिवाइड किया है, तो अब आपको ये याद रखना है कि जब 4 भागों में डिवाइड किया है तो इनके नाम भी होंगे, इसका वर्णन भी किया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ हमने आदिकाल का वर्णन किया है। किस चीज़ का? आदिकाल का। तो इसके हैं तो 4, लेकिन आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो उस वाले जो पॉइंटों में पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट में जो इम्पोर्टेंट है, आपको पहली तो ये इसकी सन याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? सन। ठीक है, मतलब ये 1050 से 1375 तक। इसका आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल। ठीक है, फिर दूसरा आएगा पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। ठीक है, आधुनिक काल, ये आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे, और ये आपको इसकी सनें याद रखनी पड़ेंगी। बस सिर्फ इस वाले पैराग्राफ से आप सबका यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ है? पहले इसके दूसरे नाम और इसकी सनें। ठीक है, आपको सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये देख लें आप अच्छी तरीके से। ठीक है, ये देखिए, हम और जूम किए दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये देखते जाइए। ठीक है, ये वाला नहीं पढ़िए। अब देखिए आगे पैराग्राफ में क्या है। हिंदी साहित्य का यह विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर है। वही चीज़ आई ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, समय सीमा निश्चित नहीं थी, क्योंकि जब ये सब चीज़ें जो ये काल वगैरह थे कि किस सन में हुआ था, तो इसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि विभाजन हिंदी साहित्य का विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इनका प्रमुख योगदान रहा है इस चीज़ में। ठीक है, देखिए अब आपको क्या देखना है। अब आपको देखना है जस्ट नीचे आदिकाल लिखा हुआ है। आदिकाल आपको याद है, जो अभी हमने उसको हिंदी साहित्य का जो आपको इतिहास पढ़ाया, तो आपको ये 4 भाग दिख रहे हैं ना, वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इसी का सबसे पहला वाला मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको वही चीज़ देखनी है, पहला वाला आदिकाल। क्या देखना है आपको? क्या देखना है आपको कि आदिकाल में क्या है था, किसके बारे में था, सिर्फ आपको ये देखना है। तो आदिकाल साहित्य राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त राज्यों अथवा प्रदेशों का साहित्य है। इस काल में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु, विक्रम संवत, ये पहले कुछ सनें जो ईसा पूर्व वगैरह नहीं चलती थी, तो ये उस टाइम पे ईसा पूर्व ना करके विक्रम संवत चलते होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, जैसे आजकल चलती हैं ईसा पूर्व, BC वगैरह नहीं चलते थे, तो ये उस टाइम पे जब की बात होगी, जब ये विक्रम संवत चलते होंगे। ठीक है,
तो फिर क्या हुआ इसके बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित न की तथा खंड खंड राज्य स्थापित हुए, क्योंकि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो सब लोग ये सोचा करते थे कि हम राजा बन जाए, हम राजा बन, तो इसी में सब मतभेद होता रहता था। ठीक है, मतभेद हुए तो सभी राज्यों ने अपने खंड खंड विभाजित, मतलब कि अलग अलग सब लोगों ने अपने राज्य कर लिए। ठीक है, यही बात थी। तो आपको इसमें ये कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जिसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? मुख्य रूप से तोमर, चौहान तथा चंदेल थे। चंदेल कौन? जो अपने खजुराहो वाले जिन्होंने मंदिर नहीं बनवाए हैं, यही थे। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है, सम्राट हर्षवर्धन और उनकी मृत्यु, और इसके प्रमुख रूप से कौन थे? तोमर और चंदेल। सिर्फ आपको ये इस पैराग्राफ में याद रखना है, और भी जिस चीज़ में जो था हम आपको बताते गए, बताया हमने, बस आपको वही याद रखनी है। अब आदिकाल की हमने क्या आपको बताई हैं, ये हमने बताया आपको आदिकाल किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास से स्टार्ट हुए तो जो चीज़ थी मैंने बताई आपको, फिर ये गार सदासी, फिर इनको वर्णन में बांटा, क्या हुआ। ठीक है, फिर इनके 4 भाग हो गए, फिर इसमें क्या था जो थी, फिर मैंने आदिकाल की आपको परिभाषा बताई, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो बताया। अब अपन लोगों को क्या चलना है, आगे चलना है इसके कवि। ठीक है, ये वाला अब चलना है इसके प्रमुख कवि और रचनाएं। तो कवि तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कवि कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। ठीक है, अब इसकी जो रचनाएं हैं वो आप लोगों को देखनी है, कौन कौन सी थी। पहली थी विजयपाल रासो, दूसरी क्या थी? हमीर रासो, तीसरी पृथ्वीराज रासो, चौथी परमाल रासो और खुमान रासो। इसमें सरलतम क्या है अपन को लग रही है? रासो। ठीक है, सिर्फ अपन को ये 5 नाम याद रखने हैं, बाकी रासो पीछे लगा ही है तो इससे आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने आपको ये आदिकाल पढ़ा दिया। ठीक है, आदिकाल आपको पढ़ाया, ये देखो पहला वाला। अब हमें चलना है भक्ति काल में, तो ये वीडियो मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही, उसमें आप भक्ति काल देख लीजिए। ठीक है, जो कि मैंने पूरा भक्ति काल उसमें पढ़ाया है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।